ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। वेट करें जब तक तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते, तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 2 or 3 minutes। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आवाज़ और स्क्रीन जो है सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। तो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो एक ओवरव्यू दिया था सिलेबस का, और बताया था कि बच्चों के हमारा सिलेबस क्या है, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका आउटकम क्या है, और उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस किया था हमने सिलेबस का। तो उसके बाद मैंने आपको ये समझाया, ये बताया कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये दोनों स्ट्रक्चर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो ओनरशिप के लिहाज से स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसर्न होगा कॉर्पोरेट कल्चर से, हमारा कंपनी से कंसर्न होगा। तो आज के जो टॉपिक हैं ये दीज आर द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने इनको सुनना है, अच्छी तरह समझना है, इनकी क्लैरिटी जो है वेरी मच इज इम्पोर्टेंट। तो आज जो है, आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि क्यों एक कंपनी को बनाना ज़रूरी है, वर्ड प्रोमोटर क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, कंपनी की टाइप क्या है, कितनी अकसाम की कंपनी है। डेफिनेटली आपने पहले भी कंपनीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इंशाल्लाह आज की अंडरस्टैंडिंग वो सारे क्वेश्चन जो सारी आपके पास क्यूरीज हैं उनको ख़त्म कर देगी। तो
स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज कंपनी एंड रोल ऑफ प्रमोटर। जी क्वेश्चन वॉइस क्लियर नहीं। एक मिनट मैं बाकियों का भी फीडबैक ले लूँ वॉइस पे। सर वॉइस क्लियर है मेरी? सर आवाज हेलो। आपकी कभी कभी कम हो जाती है, वैसे क्लियर है, कभी कभी थोड़ी कम हो जाती है सर। जी जी। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, क्लियर। जी जी ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करूँगा। जी क्वेश्चन विंडो की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग फोकस करें लेक्चर की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग ज़रूर होगी इंशाल्लाह, आपसे कंसर्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो फिलहाल जो है अब आप लोग देखें और सुनें। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज कंपनी एंड रोल ऑफ प्रमोटर। सेक्शन नंबर, आज से हमने स्टार्ट करना है कंपनी लॉ। आज के जो इस स्लाइड के कंटेंट्स हैं वो है ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशंस पार्टनरशिप एज कंपनी। ऑब्लिगेशन है सर्टन एसोसिएशन पे, पार्टनरशिप पे और कंपनीज और पार्टनरशिप पे कि वो रजिस्टर हो जाएं एज अ कंपनी। और ये है सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। याद रहे, आप लोगों ने सेक्शन याद नहीं करना, ये मेरे रेफरेंस के लिए है कि मैंने सिलेबस में से कौन कौन से सेक्शन कवर करवा दिए। आपके रेफरेंस के लिए सेक्शन नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना और उसको अप्लाई करना। फिर इसमें पढ़ेंगे कि हम प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, उसका मीनिंग क्या है और उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद प्रोमोटर को एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया, ये जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप एज कंपनीज। देखिए कंपनी एक्ट कहता है, कंपनी एक्ट। जी हैंड रेज कर रहे हैं आप? हैंड रेज कर रहे हैं, एक मिनट। ओके जी, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी हैंड रेज ना करें और क्वेश्चन जो हैं उनको टाइप रखें अपने पास। तो इंशाल्लाह जो है वो सबके क्यूरीज जो हैं उनका जवाब जो है दिया जाएगा। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज सर्टन एसोसिएशन पार्टनरशिप एज कंपनी। देखिए पाकिस्तान में जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है 2017, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है नंबर ऑफ ओनरशिप पे, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, इसका सेक्शन नंबर 9 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है
कि पाकिस्तान में कोई भी अगर आपने बिजनेस करना है, कोई पार्टनरशिप हो जाए या कोई एसोसिएशन हो जाए या कोई भी बिजनेस सेटअप हो जाए, वो बिजनेस सेटअप कभी भी उसमें ओनर्स की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। जो भी बिजनेस सेटअप आपने चलाना है, सेक्शन नंबर 9 जो है हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप कभी भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टनरशिप, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कंपनी नहीं रन करेंगे जब तक आप रजिस्टर ना हो जाएं। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है फॉर एनी बिजनेस ओनरशिप इज 20%। ठीक है, 20% से बिलो नीचे आप विदाउट रजिस्ट्रेशन आप काम कर सकते हैं। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंपनीज एक्ट आप किसी भी सेटअप में काम कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं। तो देखें, इसको मैं पढ़ूंगा। एन एसोसिएशन, पार्टनरशिप आर एंटिटी, कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप आर एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप, क्या सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से। अच्छा, कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी shall not be formed consisting of more than 20% shall not be formed। अभी ये इसको मैं कट कर रहा हूँ, अभी हम ये पढ़ेंगे, फिर क्लैरिटी होगी, फिर बाद में इस लाइन को इंक्लूड करेंगे। An association, partnership or entity consisting of more than 20% shall not be formed unless it is registered as a company under Companies Act 2017। तो भाई यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर हुई कि कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी जिसमें 20 से ज़्यादा पर्सन हैं वो बनेगी नहीं, अनलेस जब तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट से करवा ना ले। ठीक है, तो कंपनी एक्ट ने हमें थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी कि 20 या 20 से बिलो पर्सन्स जो है ना, आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप बने, अगर उसमें पार्टनरशिप पर्सन्स की तादाद 18 है तो बिजनेस कर सकती है पाकिस्तान में। ठीक है, इसी तरह 17 है तो बिजनेस कर लेंगे। हाँ, अगर 20 है तो बिजनेस कर लेंगे। अगर 21 पार्टनर हो गए तो ये वाली एंटिटी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती, ये बन ही नहीं सकती। ऐसी कोई कोलैबोरेशन, ऐसी कोई ओनरशिप कोलैबोरेशन पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती। सेक्शन नंबर 9 के मुताबिक एन एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% शैल नॉट बी फॉर्म्ड, वो बनेगी ही नहीं जब तक अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, फिर पर्पस बताया कि ये जो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी है ये किस पर्पस के लिए बनती हैं, तो वो दरमियान में लाइन मैंने स्किप की थी। अब मैं इसको सारे सेक्शन को पढ़ूंगा तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। देखिएगा, एन एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% शैल नॉट बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस that has its object for the acquisition of gain unless it is registered as a company under the Companies Act 2017। अब मैंने सारे सेक्शन को एक लाइन में, एक सीक्वेंस में पढ़ दिया और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी, कोई भी सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, जिसमें मोर देन 20% होंगे, शैल नॉट बी फॉर्म्ड, वो तो बनने ही नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस,
किसी भी बिजनेस को रन करने का उनका अगर पर्पस है और उस बिजनेस से जाहिर बात है गेन आएंगे, दैट हैज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी गेम। ठीक है, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी सेक्शन नंबर 9 ने कि कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप, एंटिटी जिसमें भी इससे ज़्यादा पर्सन होंगे वो बननी ही नहीं, और जिसका पर्पस होता है कि बिजनेस चला लिया जाए और गेन अर्न कर लिया जाए, unless it is registered as a company under Companies Act 2017। तो यहाँ तक की ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी नहीं बननी जिसमें 20 से ज़्यादा के पर्सन एसोसिएटेड हों, कंसर्न हों, ओनरशिप में हों, जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना करवा लें अपने आप को एज आ कंपनी। तो 20 से कम लोग कोई भी बिजनेस सेटअप भी इंगेज हो सकते हैं, पार्टनरशिप में इंगेज हो जाएं, ओनर, जॉइंट ओनर बन जाएं। तो इसके बाद सेक्शन नंबर 9 ने पेनल्टी इम्पोज की कि अगर जो पर्सन हमें नजर आ गए, एससीसीपी ने पॉइंट आउट कर लिए, उनका पता चल गया, तो वो एक ऑफेंस कर रहे हैं अंडर दिस सेक्शन एंड शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग लेवल 1। अच्छा, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2017 है, इसमें पेनल्टीज के लेवल हैं, ये आप नोट कर लें। 2017 में पेनल्टी के लेवल हैं, इसको आप नोट करें। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। कंपनीज एक्ट में 3 किस्म के लेवल हैं पेनल्टीज के। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पेनल्टीज, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये कंपनीज एक्ट के स्केजुअल्स में गिवन है, मैं वहाँ से निकाल के आपको सेंड करूँगा। तो कोई भी अगर पर्सन डिफ़ॉल्ट करेगा, कोई बिजनेस सेटअप डिफ़ॉल्ट करेगा जिसमें मोर देन 20 पर्सन होंगे, तो उनके ऊपर लेवल 1 इम्पोज होगा। तो यहाँ तक ये सेक्शन नंबर अभी 9 मैंने यहाँ तक पढ़ा। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बॉक्स में मुझे राइट करें, उसको पहले मैं क्यूरीज को रिस्पॉन्स करूँ, फिर मैं आगे चलूँ। जी, पेनल्टी मींस कि एससीसीपी उनके ऊपर फाइन लगाएगा। एससीसीपी उनके ऊपर फाइन लगाएगा। देखें, सेक्शन नंबर 9 ने क्लियर कर दिया, ये एक्ट पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस करो, किसी भी बिजनेस सेटअप में कोलैबोरेट हो जाओ, हाँ तुम्हारी तादाद 20 से ज्यादा ना हो, तुम्हारी तादाद 20 से ज्यादा ना हो। एसोसिएशन, कोई भी आपस में कोलैबोरेशन, ये जो एक्ट, इसको मैं बाद में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एक्ट इंटरनेशनल लेवल है या लोकल लेवल है, ये बाद में, ये बात की बात जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। मुझे सिर्फ सेक्शन नंबर 9 का बताएं, इसके अलावा ना मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग बताएं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ठीक है, एससीसीपी क्या होता है। एससीसीपी जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़नी है ना, तो मैं वहां पे बताऊंगा एससीसीपी क्या है। ओके, लेवल 1 से क्या मुराद है ये ग्रुप में शेयर करूंगा। एक ना चार्ट बना दिया गया, पहले जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, इसमें हर सेक्शन के साथ कुछ पैसे लिखे हुए थे। जैसे ये सेक्शन भी वहां पे मौजूद था, सेक्शन नंबर ये वाला जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में मौजूद था, तो वहाँ पैसे लिखे हुए थे कि डेली का 1000 या 1 मिलियन का फाइन होगा। तो ये पूरे कंपनीज एक्ट में ना ये सारे पैसे पूसे उठा के उन्होंने एक ना लेवल बना दिए बच्चों। उन्होंने एक चार्ट बना दिया, फिक्स चार्ट बना दिया कि लेवल 1 का मतलब होगा ये वाली पेनल्टीज डेली और एग्रीगेटली। ठीक है, वो चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसको डिस्कस भी करेंगे। तो अभी आप याद करें, लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी, आप पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस सेटअप चलाएं, उसकी ओनरशिप 20 से ज्यादा ना हो। देखें, फिलहाल कंपनीज के अलावा देखें, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एक्ट स्टार्ट करने से पहले, उसका सेक्शन नंबर 9 पढ़ा दिया कि भाई
कंपनी एक्ट ने अलाउ किया है कि तुम विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम SCCP कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में रन करो। हाँ, खबरदार तुम्हारी तादाद 20 से ज्यादा ना हो। इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेटअप नजर आ गया, ऐसा कोई सेटअप आ गया, हाँ जी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस सेटअप नजर आ गया जो कि इस सेक्शन की वायलेशन करेगा, तो जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे लेवल 1 के ऊपर, ठीक है। अभी पेनल्टीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेवल 1। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2017 ने सेक्शन नंबर 9 जो है इसको इम्पोज करने के बाद इसकी कुछ एक्सेप्शंस लगा दी कि भाई अगर ये वाले लोग, सिर्फ ये वाले लोग जो कि इन 4 पॉइंट्स में आ रहे हैं, सिर्फ ये वाले लोग, इनकी तादाद 20 से ज्यादा भी होगी तो खैर है, ये अपना काम करें, मैं इनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है। ये किसने कहा? कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 9 ने। सेक्शन नंबर 9 ने पहले लिमिट इंपोज की, वो लिमिट इन जनरल इंपोज कर दी, पूरे पाकिस्तान पे इंपोज कर दी उसने कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस सेटअप ऐसा नहीं बनेगा जिसमें पर्सन्स की तादाद 20 से ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 ने बताया कि मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि पॉइंट A, B, C और D में गिवन है। पॉइंट नंबर 1, एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। तो पहले पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एसोसिएशन, कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट, कोई भी ऐसी एसोसिएशन बन जाए जो कि पाकिस्तान में किसी और लॉ के तहत बनी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से बनती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो कहता है जी ऐसी कोई एसोसिएशन, ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसी कोई कोऑपरेटिव बॉडीज जो हैं, अगर इनमें मेंबरान की तादाद कम ज्यादा हो रही है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी सोसाइटी, एनी बॉडी और एसोसिएशन। ये अदर देन पार्टनरशिप मैं यहाँ से स्किप करूंगा, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन formed or incorporated under any law, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2017 से वो ना बनी हो, वो किसी और लॉ के तहत वजूद में आ गई है। जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो मैनेज हो रही होती हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू, तो कहता है मैंने उनको रेफर नहीं किया, उनमें मेंबरान की तादाद जो भी है वो अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं अपने रेलेवेंट लॉ के थ्रू तो वो अपना काम करे। हाँ, ये पार्टनरशिप पे बात नहीं कर रहे, हालांकि पार्टनरशिप आप सब लोगों को पता है, पार्टनरशिप के लिए एक लॉ मौजूद है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है, तो पार्टनरशिप उसके जरिए वजूद में आती है। तो उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दिया कि पार्टनरशिप को तुमने इंक्लूड नहीं करना, पार्टनरशिप के लिए ये बात नहीं हो रही। कोई भी सोसाइटी, बॉडी या एसोसिएशन जो कि फार्म है, जो बन जाए पाकिस्तान में किसी और लॉ के तहत, ठीक है, तो कहता है उन लोगों के ऊपर मिनिमम मैक्सिमम नंबर की तादाद नहीं गिनी जाएगी। फिर सेकंड, ज्वाइंट फैमिली कैरीज ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस इन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में अगर आपको पता हो तो ज्वाइंट फैमिलीज मौजूद हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वर्ड आपने सुना होगा वहां पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। पाकिस्तान में कुछ हिंदुओं की फैमिली मौजूद हैं, हिंदूज मौजूद हैं, कुछ जो है क्रिश्चियंस मौजूद हैं जो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली बिजनेस करते हैं, एक ही बिजनेस से कमाते हैं, एक ही बिजनेस से वो अपना गुजारा करते हैं। तो
उन्होंने बताया कि आपका ये जॉइंट फैमिली जो सेटअप है इसमें मेंबर अगर 20 से ज़्यादा होंगे, इसके मेंबर्स 20 से ज़्यादा हो गए। जॉइंट फैमिली आप समझते हैं, पहले ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर उनके अंकल्स हैं, वो सभी लोग एक ही बिजनेस से कनेक्टेड है। तो जॉइंट फैमिलीज जैसे पाकिस्तान में अगर देखें तो जॉइंट फैमिली बिजनेस मिल जाता है आपको इजीली। जैसे हमने सुना होगा मियाँ फैमिली है या शेख फैमिली है, तो वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं एक ही बिजनेस से और उसी से वो अर्न कर रहे हैं और उसी पे जो स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे जॉइंट फैमिली बिजनेस पे ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता अगर उनकी तादाद 20 से ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, पहली जो लिमिटेशन उठाई वो उठाई ऐसी सोसाइटीज से जो कि रजिस्टर हो जाती हैं किसी और लॉ के थ्रू। फिर दूसरी लिमिटेशन उठा दी ये वाली जॉइंट फैमिलीज से कि जॉइंट फैमिलीज में अगर मेंबर की तादाद 20 से ज़्यादा भी हो जाती है, वो जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो कहते हैं जी ये सेक्शन वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर दो जॉइंट फैमिलीज हैं, अगर दो जॉइंट फैमिलीज हैं उनकी पार्टनरशिप आपस में होती है, जैसे ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इसको HUF से रेफर करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये लेट्स सपोज क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिलीज। ये दो ज्वाइंट बिजनेस थे, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन की, इन्होंने आपस में पार्टनरशिप की। तो इन दैट केस इसने कहा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स की तादाद इसमें 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इस पार्टनरशिप में कोई मेंबर माइनर है तो वो इस 20 की काउंटिंग में नहीं आएगा। A partnership of two or more joint families where the total number of members of such families does not exceed 20। और इसमें उसने कहा माइनर मेंबर्स जितने मर्जी हो जाएं उनको नहीं काउंट करना। A partnership of two or more joint families where the total number of members of such families excluding the minor members does not exceed 20। तो उसके बाद a partnership formed to carry on practice as lawyer, accountants, or any other profession where the practice as limited company is not permitted under the relevant laws or regulation for such practice। तीसरे पे कहता है कि वो बंदे भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे जिनका अपना कोई लॉ मौजूद है और वो लॉ जो है इनको कंपनी इनको अलाउ नहीं करता कि आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना लें। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंजीनियर्स जो हैं या डॉक्टर्स जो हैं या लॉयर्स जो हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा ABC लॉयर्स लिमिटेड। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो लॉयर्स का लॉ है या जो लॉयर्स को रेगुलेट कर रहे हैं उन्होंने लॉयर्स को मना कर दिया है कि भाई आपने कभी भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बनानी। इसी तरह अकाउंटेंट्स, आप फर्म देखेंगे, जितनी भी आप फर्म्स देखेंगे, ACMA फर्म्स देख लें, कोई भी अकाउंटिंग फर्म देख लें, जो प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हैं, टैक्सेशन की प्रैक्टिस, टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हैं, वो कभी भी अपनी फर्म के साथ ये नहीं लिखते लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो 4 बंदे उसने बता दिए कि इन 4 बंदों के ऊपर ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा। मैं रिपीट करूंगा इसको, मजीद इसको अब डिटेल में बताऊंगा, आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। This section shall not apply to corporate society. This section shall not apply to any society, body or association other than partnership formed or incorporated under any other law for the time being in force in Pakistan
Our joint family business carrying on family business, joint family carrying on family business are a partnership of two or more joint families where the total number of such families does not exceed 20. Or a partnership formed to carry on practice as lawyer, accountants, or any other profession where the limited liability company is not permitted under the relevant law or the regulation for such practice. तो यहाँ तक एक्सेप्शन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब उसको मैं रिप्लाई करूंगा। एक्सेप्शन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो ज़रा क्वेश्चन टाइप करे, उसको जल्दी से रिस्पॉन्स किया जाए। एसोसिएशन पार्टनरशिप को ही आप कह लें, एसोसिएशन कोलैबोरेशन। मिनिमम कितना, एक दफ़ा रिपीट कर दें। एक्सेप्शन नंबर सी एलेबोरेट कर दें। ए एंड सी दोबारा पढ़ा दूं, ठीक है, रिपीट कर दूं। सी समझ नहीं आया, सी समझा दूं। एक्सप्लेन एलएल कंपनी, अभी नहीं एक्सप्लेन करना है एलएल कंपनी। लास्ट पॉइंट दोबारा पॉइंट। अच्छा लास्ट पॉइंट, चलिए ये पॉइंट दोबारा मैं पढ़ाता हूँ सबको, ठीक है। देखिए सेक्शन नंबर 9 मैंने पढ़ाया आप लोगों को। सेक्शन नंबर 9 ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की कि 20 से ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस सेटअप में नहीं होंगे। फिर सेक्शन नंबर 9 ने पेनल्टी इम्पोज करने के बाद बताया, हाँ एक बात याद रखना, अगर ऐसा कोई बिजनेस सेटअप है, मैंने इनकी बात नहीं की, वो बिजनेस सेटअप कौन सा, जैसे फाइनेंस सोसाइटीज होती हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके लिए अलहदा एक्ट मौजूद है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। तो ये इस एक्ट के थ्रू रन हो रही होती हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हो जाएं, फाइनेंस सोसाइटीज हो जाएं, का हिस्सा भी नहीं। तो फर्स्ट वन एक्सेप्शन उसने दी कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसके लिए एक अलहदा से पाकिस्तान में लॉ मौजूद है और वो उस लॉ को फॉलो कर रही है, तो सेक्शन नंबर 9 ने कहा मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं। और फिर इस सेक्शन ने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पार्टनरशिप वाले जो हैं उनके लिए भी लॉ मौजूद है, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यानी कि पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा बंदे आप रख ही नहीं सकते। एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, कहता है पार्टनरशिप के अलावा बाकी सब की बात हो रही है, अगर उनके लिए पाकिस्तान में कोई लॉ मौजूद है और वो उनके तहत इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर हुई हैं, तो ऐसी सोसाइटीज के ऊपर सेक्शन नंबर 9 इम्पोज नहीं होगा। पॉइंट 1 क्लियर और नॉट? फीडबैक प्लीज। पॉइंट 1 क्लियर और नॉट? पॉइंट 1 में किसी का कोई मसला था? ठीक है, पॉइंट 1 क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 9 ने कहा है कभी भी 20 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में बिजनेस रन नहीं करेंगे। एक्सेप्शन में आके उसने कहा कि कोई भी अगर सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, या कोई भी ऐसी एसोसिएशन है, कोई भी कोलैबोरेशन है जिसके लिए अलहदा से लॉ मौजूद है, तो इसने कहा उसको फॉलो करो, मैं तुमको नहीं कुछ कह रहा। हाँ पार्टनरशिप, इसने कहा जी पार्टनरशिप जो है वो मुझे फॉलो करेगी। पॉइंट बी, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में मौजूद है। ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि इनकम जितनी भी होती है वो फॉर मंथ एंड या डे एंड जो ग्रैंड फादर या जो सरबरा होता है फैमिली का, उसको
वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं सारी की सारी इनकम। तो ये जॉइंट फैमिलीज जो है ये फिर इन्फ्लुएंस करती है कि आप हमें एज अ कंपनी लें, एज अ टैक्सेशन के लिए भी एज अ वन यूनिट लें। तो जॉइंट फैमिली को भी इस सेक्शन ने एक्सक्लूड कर दिया कि जॉइंट फैमिली में अगर जितने मर्जी मेंबर एक बिजनेस से कनेक्ट हो जाएं, तो इसने कहा जॉइंट फैमिलीज में भी सेक्शन नंबर 9 इम्पोज नहीं होगा। फिर पाकिस्तान में दो जॉइंट फैमिलीज हैं, पाकिस्तान में दो जॉइंट फैमिलीज हैं, जैसे एक रामू जॉइंट फैमिली है और एक जो है आप कह लें कि कोई कह लें कि जॉइंट फैमिली है, जैसे लेट्स सपोज कोई भी उसका नाम रख लें, हिंदुओं का नाम रख लें। वो हिंदुओं की बिग जॉइंट फैमिलीज हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि वो दोनों जॉइंट फैमिलीज एक इकट्ठी पार्टनरशिप कर लें। तो ऊपर बताया कि एक जॉइंट फैमिली बिजनेस में कि जितनी मर्जी मेंबरान की तादाद हो जाए, उनकी अपनी ही जॉइंट फैमिली मेंबर्स की, तो वो एक्सक्लूडेड है इस सेक्शन से। हाँ, अगर दो जॉइंट फैमिलीज आ जाएं या दो से ज्यादा जॉइंट फैमिलीज आ जाएं, तीन जॉइंट फैमिलीज आ जाएं, तो जो पार्टनरशिप इनकी हुई है, एक्ट ने कहा है कि इनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंटेशन है कि ये 20 से ज्यादा बंदे, 20 से ज्यादा मेंबर्स इस पार्टनरशिप में नहीं होंगे। हाँ, माइनर मेंबर्स जितने मर्जी हों वो एक्सक्लूडेड हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट सी की अंडरस्टैंडिंग थी कि जहां पे पार्टनरशिप हो जाए टू आर मोर जॉइंट फैमिलीज की, तो ऐसी फैमिलीज के नंबर जो हैं 20 से ज्यादा ना हो। ये सेक्शन ने कहा मैं उन पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, याद रखना तुम्हारे जो मेजर मेंबर्स हैं ना, उनकी तादाद 20 से ज्यादा ना हो। माइनर मेंबर्स जितने मर्जी हो जाए उनको काउंट नहीं करना। और एंड पे उसने बताया कि जितने भी लॉयर्स, अकाउंटेंट और ये प्रैक्टिशनर होते हैं ना, ये अपने नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड नहीं लिखते। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी लाइबिलिटी कम है, हम कुछ हिस्से पे तो हमारी लाइबिलिटी बनती है। ये आज हम टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिमिटेड का वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप या एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर्स हैं, कभी भी हॉस्पिटल के बाद नहीं लिखेंगे कि ABC हॉस्पिटल लिमिटेड कंपनी, ठीक है, क्योंकि उनका जो रेलेवेंट लॉ है उनको कभी परमिट नहीं करता कि आप एक लिमिट लाइबिलिटी के साथ अपना बिजनेस रन करो। इसी तरह मैंने बताया जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जो अकाउंटेंट्स की होती हैं, कभी भी वो अपनी अकाउंटेंसी फर्म के बाद ये वर्ड नहीं लिखते लिमिटेड कंपनी, वो फर्म का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कहता है जी ये लॉ वहां पे भी नहीं अप्लाई होगा जहां पे आ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर्स, अकाउंटेंट्स आर एनी अदर प्रोफेशन वेयर प्रैक्टिस, जहां पे ये वाली प्रैक्टिस एज अ लिमिटेड कंपनी इज नॉट परमिटेड अंडर द रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशन फॉर सच प्रैक्टिस। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि कहीं पे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा आपसे? सारे पॉइंट क्लियर हैं? ये कंपनी एक्ट की तरफ जाने से पहले मैंने आपको समझा दिया कि भाई कंपनी एक्ट जो है ना, इसका सेक्शन नंबर 9 है जो कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, सेक्शन नंबर 9 तक, फिर हम आगे चलेंगे। हैंड रेज जो है ना, बात जो है वो बाद में की जाएगी, पहले जो क्वेश्चन है ये टाइप करके पूछ लें आप। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये सेक्शन नंबर 9 था। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज पहले पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज, देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है। एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चन देख लूं, किसी बच्चे का क्वेश्चन तो नहीं आया। ठीक है,
क्वेश्चंस नहीं हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनी की तरफ जाने से पहले मेरे पास माशाल्लाह तादाद है 1 to 8। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल सुन लो, फिर हम ये टाइप्स ऑफ कंपनी की तरफ जाएंगे। आप लोग मेरे पास हो 1 to 8। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सिर्फ ऐसे स्टूडेंट मैसेज करें जिन्होंने बीकॉम किया है, तो इसी 1 to 8 में से वो उठ के मुझे मैसेज कर देंगे। ठीक है, इसी 1 to 8 में। फिर मैं अगर आपको पूछूं कि हाँ वो वाले स्टूडेंट बताओ जिन्होंने एमकॉम किया है, तो इसी 1 to 8 में से, इसी 1 to 8 में से एमकॉम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कर देंगे। और इसी 1 to 8 में मैं कह दूं कि कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो वाले सिर्फ मैसेज करें, तो वो उस क्राइटेरिया में चले जाएंगे, लेकिन वो बिलोंग करेंगे यहीं से, वो बिलोंग करेंगे अपनी कैटेगरी से, कॉर्पोरेट लॉ से ही। सेम सिचुएशन है कंपनीज की कि हमारे पास पूल ऑफ कंपनीज हैं, हमने उनको डिफरेंट एंगल से देखना है, हमने उनको डिफरेंट बेसिस से देखना है कि अच्छा वो तमाम कंपनियां सामने आ जाएं जिनकी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन है। होंगी ऐसी कंपनीज, कंपनी के पूल में से ही होंगी, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूं एक एंगल से, चेक करना चाहता हूं एक बेस से कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में बनी हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि ये एक अलहदा से कोई टाइप जनरेट हो जानी है। टाइप्स ऑफ कंपनीज का मतलब होता है कि हमने जो कंपनीज हैं उनको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस। कि चलो अगर ऐसी कंपनी जो कि लेट्स सपोज के पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई है, मैं इन कंपनीज को अलहदा करना चाहता हूँ और ऐसी कंपनीज को अलहदा करना चाहता हूँ, तो ये सारी बेसिस हैं। और वो कितनी किस्म की बेसिस हैं हमारे कंपनीज एक्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, इसको अच्छी तरह सुनना, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं आपने पहले भी पढ़ी होंगी और यकीनन यकीनन आपने पहले ठीक नहीं पढ़ी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये बेसिस हैं कंपनी लॉ में, ये 4 बेसिस हैं। देयर आर 4 बेसिस ऑन विच वी कैन कैटेगराइज ऑल आवर कंपनीज। ये 4 बेसिस हैं। The company can be categorized on the basis of incorporation. बच्चों incorporation simply means the registration of company, अपने पास लिख लें, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है इनकॉर्पोरेशन। तो इसका सिंपल मीन जो होता है, इनकॉर्पोरेशन का सिंपल मीन जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाना है टेबल का वो भी बना लें, नहीं तो इसको सुन लें अच्छी तरह, क्योंकि ये स्लाइड तो आपको मिल ही जानी है। So simply means registration. On the basis of registration, we can categorize the companies as Royal Chartered Company, Statutory Company, Registered Company एंड फॉरेन कंपनी। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बेस पे सारी कंपनीज को तकसीम करना चाहूँ ना, तो मैं इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ जितनी भी कंपनीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, ये वर्ड है लाइबिलिटी, लेकिन इसके साथ लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी की बुनियाद पर। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, अभी मैं सिर्फ आपको ना ओवरव्यू बताऊंगा, हम इसको डिटेल में पढ़ने लगे हैं।
अभी मैं आपको बेसिस का जो है ना, इसकी जो बेस चलती है उसका ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, on the basis of ownership control, the company can be categorized as a holding company, subsidiary company, public sector company. And on the basis of transferability of shares, कि अगर एक कंपनी को किसी इस एंगल से देखना है कि उसके मेंबर्स शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, company can be a public company, public can be a single member company. So these are four bases on which we can categorize our group of companies. तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन पूछें जल्दी से। क्वेश्चन पूछें क्वेश्चन बॉक्स में। क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। हैंड रेज जो है वो क्लास के एंड पे करेंगे, माइक आपका ओपन क्लास के एंड पे करेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। कोई नहीं आया, चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की बेसिस पे कंपनी चार किस्म की होती है, सुन लें। अगर इनकॉर्पोरेशन की बेस से देखा जाए ना तो कंपनी हमें चार किस्म की नजर आती हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि ये बनी कैसे, कंपनी कहाँ से जनरेट हुई, किसने इसको रजिस्टर करवाया, किसने इसको अलाउ किया। तो फर्स्ट वन हमें मिलता है रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। रॉयल चार्टर्ड कंपनीज, इनका वजूद अब दुनिया में नहीं है, ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। रॉयल चार्टर्ड कंपनीज जो थी ये ऐसी कंपनी होती थी जब कोई किंग या क्वीन रूल करते थे। किंग और क्वीन दुनिया में मौजूद थे और अगर वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई एसोसिएशन बनाना चाहते थे तो वो एक हुक्मनामा प्रेजेंट करते थे जिसको चार्टर्ड बोलते थे। उस हुक्मनामे के नतीजे में एक एसोसिएशन वजूद में आ जाती थी। एक एसोसिएशन एक कोलैबोरेशन पर्सन की बन जाती थी और ऐसी हर एसोसिएशन को हम बोलते हैं रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। सर इसकी एग्जांपल, इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने मौजूद है, द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऐसी कंपनी थी जो कि उनकी क्वीन ने एक स्पेशल हुक्मनामा जो है वो इशू करके बनाई थी। जैसे सर द बैंक ऑफ जापान, वो भी जापान में जो उनका किंग था उसके हुक्म से बनाया गया था। तो हर वो कंपनी जो कि किसी स्टैच्यू के किसी चार्टर्ड के वजूद में आई, उसको हम बोलते हैं। इसलिए हम कंपनीज एक्ट 2017 में इनको नहीं डिफाइन किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेरा पर्पस था आपके सामने क्लियर हो जाए कि रॉयल चार्टर्ड कंपनी क्या है। रजिस्टर्ड कंपनी, सबसे पहले रजिस्टर्ड कंपनी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। रजिस्टर्ड कंपनी हर वो कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी हर वो कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन तरह के मुताबिक हो।
उसको एक्ट 2000 हो जाए या कोई पाकिस्तान में पहले हो जाए कंपनीज के रजिस्टर करवा ले, रजिस्टर्ड कंपनी। हर वो कंपनी जो कि पाकिस्तान में किसी कंपनी लॉ 1984 मौजूद था उसके तहत कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई, वो भी रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी एक्ट 2017 में जिसकी इनके थ्रू रजिस्ट्रेशन हुई वो भी थर्ड कंपनी थ्रू जिसकी रजिस्ट्रेशन 1961 को जो 2013 के मुताबिक जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई, वो सारी की सारी कंपनीज क्या हुई, वो होंगी सारी कंपनीज। ठीक है। उसके बाद फॉरेन फॉरेन कंपनी, ऐसी हर वो कंपनी जिसकी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी हर वो कंपनी जिसकी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर किसी लॉ में रजिस्टर्ड होके आई है, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हुई है, चाइना में रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही है, ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, रजिस्ट्रेशन नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन उसको अलाउ किया गया कि तुम यहाँ पे काम कर लो। रजिस्ट्रेशन आउटसाइड टू पाकिस्तान मौजूद है, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, इसको जरा गौर से सुने, फिर एससीसीपी भी क्लियर हो जाएगा। ऐसी हर वो कंपनी जिसके लिए पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पास हो, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास हो और उस एक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, स्पेशल एक्ट पास हो, जैसे मैं आपको कहता हूं पेपरा। पेपरा जो है, पेपरा ऑर्डिनेंस आया मुशर्रफ के दौर में, ये एक लॉ पास हुआ और इस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ था इसके सेक्शन नंबर 23 में कि जब ये ऑर्डिनेंस आएगा इसके विद इन 15 डेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट को रेगुलेट जरिए वजूद में आ गया पेपरा। इसी तरह एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। उस एक्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसका नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, जो कि जो कंपनीज लॉ होंगे उनको इम्पोज करेगी, जो कंपनी के रिलेटेड लॉज होंगे उनको इम्पोज करेगी। तो देखो, एससीसीपी ने अपनी रजिस्ट्रेशन कहीं से नहीं कराई, पेपरा ने अपनी रजिस्ट्रेशन कहीं से नहीं करवाई। ये कंपनीज जो बन रही हैं, जैसे एफबीआर जो है, ये भी एक कंपनी है हुकूमत की। एफबीआर जब बनी तो एफबीआर के पीछे एक एक्ट मौजूद है, एफबीआर को वो डील कर रहा है। स्टैट्यूटरी कंपनी जैसे आईसीएमएपी, द बेस्ट एग्जांपल। आईसीएमएपी कैसे वजूद में आया? आईसीएमएपी का एक अलग से स्टैच्यू मौजूद है, एक ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसी बॉडी का क्याम होगा जो कि इस प्रोफेशन को प्रमोट करेगी और
SCCP से उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो इन दैट केस जो आपका हमारा ICMA है, आई कैप हो गया, पिफा हो गया, इनके पीछे इनके ऑर्डिनेंस मौजूद हैं, इनके अपने लॉ मौजूद हैं। ऐसी हर कंपनी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। तो ये 4 टाइप मैंने आपको बताई ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर जो है किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछे मुझसे, कोई चीज़ समझ नहीं आई। अब होपफुली चलो थोड़ा सा माइक ओपन कर ले, लेकिन ये सिर्फ 10 मिनट बात होगी क्योंकि मैंने इस टॉपिक को कंक्लूड करना है। तो सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है जो कि इसी टॉपिक से रेलेवेंट हो। कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो वो पूछना है। जैसे सबसे पहले मैंने नजम को अलाउ किया। जी नजम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। जी जी सर एक तो कल वाला मेरा क्वेश्चन आपको शायद याद हो या जी याद करवा देता हूँ। आपने जी कंपनी जी करवा। एक्ट का और कॉरपोरेशन में डिफरेंस बताना, कॉरपोरेट जी जी बॉडी। ये नजम नजम ठीक है, ये जब कंप्लीट होगा ना मैं फिर ही बता पाऊंगा। ठीक है, जी बाकी लेक्चर क्लियर है सर अभी तक? ये कंप्लीट होगा टाइप्स। ठीक है, बढ़िया आपसे। ओके ओके, आप ओके। माइक ऑफ करें नजम अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे एक दफ़ा आप ये फॉरेन कंपनी रिपीट कर देंगे प्लीज़। ठीक है, मैं फॉरेन कंपनी को रिपीट करूंगा। आगे राना मोहसिन, हरी अप, ताकि हम कंक्लूजन की तरफ जाएं और कल वाला क्वेश्चन भी पेंडिंग है, उसका जवाब भी मैंने देना है। राना मोहसिन जल्दी से, इसी से रिलेटेड पूछना है यार। हेलो राना मोहसिन, नहीं तो फयाज, फयाज जल्दी। हेलो फयाज, फयाज आपको अलाउ किया मैंने। हेलो सर, आवाज जी आ रही? फयाज, जी जी जी। सर अगर फॉरेन कंपनी ऐसी आती है बाहर मुल्क से जो हमारे मुल्क के अंदर मजहबी नुकसान दे रही हो या हमारे हुकूमत की रेट को नुकसान दे रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे मामले में? ऐसे मामलात में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये बताएं मुझे कि ये कंडीशन क्लियर है कि फॉरेन कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या है। हाँ जी सर। अगर वो नुकसान पहुंचाती हैं उनके लिए भी प्रोविजंस मौजूद हैं, वो भी करेंगे। फिलहाल अभी मुझे ये बताएं कि बेस क्लियर है। जी सर, बेस की। ठीक है, बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है ना कि इसको रिपीट कर दूं तो वो हैंड रेज कर ले, क्योंकि मैं इसको रिपीट करूंगा। सर वो फॉरेन सुन कंपनी लेंगे का ना भी बाद में घर बताऊंगा। में। जी चलें ठीक है, अब मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ। तो बच्चों याद रखो यार सब लोग, आवाज आ रही है? माइक माइक ऑफ करें। जी जी आवाज़ आ रही है। सर मैंने अभी पिछले टॉपिक में क्वेश्चन किया तो 3 मरतबा टाइप किया, शायद आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा था मेरा। चाय पी ले जी जी भाई। क्या था? सर मैंने वो आपने वो टॉपिक बताया कि जब भी वो एग्जाम्पशन में था कि जब भी 2 जॉइंट फैमिलीज आपस में वो करे तो एक्सीड नहीं करेगी 20 मेंबर्स से। जी जी उसमें भी एक एग्जाम था कि माइनर मेंबर। तो मैं सर पूछना चाहता कि माइनर मेंबर से क्या मुराद है सर? माइनर मेंबर के यार जिनकी तादाद ऐसे हर वो मेंबर जिनकी एज 19 साल से बिलो होगी उनको नहीं काउंट अच्छा, करेंगे। मतलब एज वाइज ठीक है, माइनर। चलें अब अपना माइक जो है, हाँ जी एज वाइज माइनर। अब ठीक है जो सर। अपना माइक है इसको ऑफ करें, मैं इसको ना एक्सप्लेन कर दूं यार। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बेस के ऊपर वी कैन कैटेगराइज आवर पूल ऑफ कंपनीज। रॉयल चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी जो कि अब वजूद में नहीं है, इनका क़याम नहीं है, लेकिन ये पहले बनाई जाती थी। इनको किंग और क्वीन बनाते थे और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनती थी। उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी हर वो कंपनी जो कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वजूद में आई है और पाकिस्तानी कंपनी लॉ के मुताबिक वजूद में आई है। कंपनी लॉ, पाकिस्तान का कंपनी लॉ है, उसको उसके मुताबिक वजूद में आई है, जो कि पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए है। ठीक है, रजिस्टर्ड। अब ये जो क्वेश्चन था ना इसका नजम का, ये भी मैं अभी रिप्लाई करने लगा हूँ। जो पाकिस्तान की कंपनीज होती हैं ना वो रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाती हैं।
इनके लिए कोई भी असूल आ जाए, इनके लिए कोई भी रेगुलेशन आ जाए, उसको हम बोलते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ। जो कि जो हमारा एक्ट है ना 2017 का, उसमें भी उसने एक्सप्लेन किया कि कंपनी लॉ का मतलब क्या है। कंपनी लॉ का मतलब है कि कंपनी एक्ट, स्पेसिफिकली उसने वर्डिंग बताई कि कंपनी लॉ को तुम क्या बोलोगे, कि कंपनी लॉ होता क्या है। नजम आप सुन लेना, आप कंपनी लॉ होता क्या है। उसने कहा कि कंपनी लॉ का मतलब है एक्ट 2017 वाला। कंपनी लॉ का मतलब है कंपनीज एक्ट 2017 वाला। अच्छा, 17 वाला नहीं तो पुराने एक्ट भी हमारे पास पड़े हुए हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वाला। ठीक है, तो कंपनी लॉ का मतलब होता है पाकिस्तान की जो रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए जो लॉ बना है और जो इम्प्लीमेंट हुए हैं पुराने, वो सारे के सारे लॉ, इनको बोलते हैं नजम कंपनी लॉ। अब समझ आ गया नजम क्या है कंपनी लॉ? हमारा जो सिलेबस है वो है कंपनी लॉ। हमने ऐसी कंपनीज के बारे में पढ़ना है जो पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हैं, उनकी मैनेजमेंट को देखना है। ठीक है ना? जब कंपनी लॉ का मतलब पता चल गया आपको कि कंपनी लॉ क्या होता है, कि ऐसा कोई एक्ट, जैसे एक्ट 2017 का, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का, उसके बाद एक एक्ट आया था 2013 में वो, उसके बाद जो इससे भी पुराने एक्ट हैं, उसने कहा वो सारे के सारे लॉ जो है ना, वो सारे के सारे कंपनी लॉ कहलाएंगे। हाँ, ये अगर ये स्टैट्यूटरी कंपनी कैसे आई नजम? ये स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए एक अलहदा लॉ बना था। जैसे पेपरा को बनाने के लिए पेपरा ऑर्डिनेंस बना, इसी तरह एससीसीपी को बनाने के लिए एससीसीपी एक्ट बना, इसी तरह एफबीआर को बनाने के लिए एफबीआर का एक्ट बना, एफआईए को बनाने के लिए एफआईए का पार्लियामेंट से एक्ट मंजूर हुआ। ठीक है, वो भी कोई लॉ है, वो भी किसी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और वो मैनेज कर रहे हैं स्टैट्यूटरी कंपनी को। इसी तरह फॉरेन कंपनी के लिए भी कोई लॉ मौजूद है। तो तमाम लॉज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं, अच्छा, इन तमाम बॉडीज को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉरपोरेशन। नजम सुन रहे हो आप? इन तमाम बॉडीज को कॉरपोरेशंस बोलते हैं, कॉरपोरेशंस, या इनको बॉडी कॉरपोरेट बोलते हैं। अगर मैं वर्ड यूज करूंगा ना बॉडी कॉरपोरेट, तो इसका मतलब होगा सारी की सारी कंपनीज, वो पाकिस्तान में रजिस्टर है या पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर है। फॉरेन कंपनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस उसको अलाउ करना, उसको बिजनेस जो है उसको करने के लिए अलाउ कर दिया गया। वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, यानी कि उसके लिए उसका अपना एक्ट मौजूद है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो सिर्फ अपने एक्ट के मुताबिक बनी है, अपने आप को खुद ही मैनेज कर रही है, इसकी अपनी एक मैनेजमेंट है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड बोलूंगा ना, तो इसमें ये सारी कंपनीज मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो इनके तमाम, इन बॉडी कॉर्पोरेट के तमाम लॉज को बोला जाता है दी कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है? उसमें आपका कंपनीज एक्ट 2017 भी आ जाएगा, उसमें एससीसीपी का एक्ट भी आ जाएगा, उसमें पेपरा ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा, उसमें मुदारबा एक्ट भी आ जाएगा, उसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये हो गया, उसमें स्टॉक एक्सचेंज का एक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आ जाएगा। तो कॉर्पोरेट लॉ का मतलब होता है हर वो लॉ जो कि किसी बॉडी से रिलेट है। कंपनी लॉ का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ऐसा लॉ जो कि इम्प्लीमेंट होना है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर। अब मैं नजम का माइक ओपन करूंगा। नजम किधर हैं आप? हैंड रेज करें। होपफुली अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अब आपका कल वाला क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। तो मैंने ये आपको पढ़ाया कि कंपनी जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितनी किस्म की होती हैं। अब देखते हैं लॉ क्या कहता है, लॉ में इनको कैसे डिफाइन किया गया है, ये देखना है हमने जी। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कंपनी।
रजिस्टर्ड कंपनी का क्या मतलब है? रजिस्टर्ड कंपनी मींस फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। समझ आ गया वर्ड कंपनी लॉ? कंपनी लॉ से मुराद क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी, उसने कहा हर वो कंपनी जो कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए पाकिस्तान में कंपनी एक्ट के थ्रू, जो कि एग्जिस्टिंग है 2017, या उसकी रजिस्ट्रेशन हो कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ का मतलब क्या है? कहता है जी कंपनी लॉ का मतलब ये है कि पुराने जो एक्ट हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है वो भी इसमें शामिल है, एंड द कंपनीज ऑर्डिनेंस, जो भी कंपनी के ऑर्डिनेंस या एक्ट हैं वो सारे के सारे कंपनी लॉ में आते हैं। क्लियर? रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी को आप ऐसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी आर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। कहता कोई भी किसी भी किस्म की कंपनी हो जाए, लेकिन हाँ याद रखना उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में ना हो, वो पाकिस्तान में बिल्कुल ही रजिस्टर्ड ना हुई हो, और जब उससे उसकी रजिस्ट्रेशन पूछी जाए तो वो अपने मुल्क की रजिस्ट्रेशन बताए कि मेरी रजिस्ट्रेशन फलां मुल्क में फलां कंट्री में मौजूद है। अच्छा, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में ना हो और वो ये दो काम करे, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान, उसका पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोई डीलिंग ऑफिस हो जिससे वो गाइड कर रहे हैं लोगों को इन पाकिस्तान, वेदर बाय इटसेल्फ, वो खुद करें ये बिजनेस, या कोई एजेंट रखें, वो फिजिकली करें या इलेक्ट्रॉनिकली करें, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। यहाँ कहता है कोई भी वो बिजनेस एक्टिविटी करें जो कि हमने स्पेसिफाई पहले से की हुई है। तो ऐसी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है। दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से बाहर की है और वो पाकिस्तान में क्या करे, उसका या तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो कहीं पे पाकिस्तान पे, या कोई लाइसेंस ऑफिस हो। लाइसेंस ऑफिस जो कस्टमर को परसुएड करते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, या वो खुद ऐसा काम कर रहे हों या उन्होंने आगे ऐसे एजेंट रखे हों जो कि ये काम कर रहे हों, वो फिजिकली पाकिस्तान में काम करें या थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली करें, तो ऐसी कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान, या कोई भी किसी भी किस्म की, कहता है जी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर लें, तो ऐसी सेल परचेज कर लें, होल सेल कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, तो कहता है ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। याद रहे दो बातें उसने बताई हैं कि इन कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से बाहर की हो और वो पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, लाइसेंस ऑफिस हो, या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करें, ऐसी कंपनी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी फॉरेन कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? याद रखना है ऐसी कंपनी जिसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, जिसको SECP से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। खुद SECP FBR एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, ये हुकूमत ने बनाई है किसी पर्पस के लिए। स्टैट्यूटरी कंपनी बनने कैसे बनी, इसके पीछे एक एक्ट मौजूद है, इसके पीछे कोई ऑर्डिनेंस मौजूद है हुकूमत का। स्टैट्यूटरी कंपनी बनने के लिए एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, तो उसके पास होने के बाद उस एक्ट में लिखा होता है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक बॉडी स्टैंड अप हो, उसकी मैनेजमेंट ये हो, उस एक्ट में सब कुछ बताया जाता है। तो ऐसी हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन जो अपने स्पेशल स्टैच्यू का मतलब लीगल ऑर्डर के तहत वजूद में आई है, पार्लियामेंट के किसी ऑर्डिनेंस या एक्ट से वजूद में आई है, तो उसको हम बोलेंगे ये स्टैट्यूटरी कंपनी है। फिर ये देखो यहाँ पे भी बताया गया कि दे आर गवर्नड बाय द एक्ट। इनको कौन रेगुलेट कर रहा होता है? दे आर गवर्नड बाय द एक्ट और ऑर्डिनेंस थ्रू विच दे आर क्रिएटेड। पाकिस्तान में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं ना, इनको कौन
गवर्न करता है, याद रखना, इनको गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2017, और इस कंपनीज एक्ट 2017 को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? SECP, लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। और SECP कैसे वजूद में आया? SECP वजूद में आने के पीछे है पार्लियामेंट। उन्होंने एक्ट बनाया कि कंपनीज एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, इम्पोज करने के लिए कोई एक अदारा होना चाहिए। उसके लिए लॉ मेकिंग कर दी गई कि अदारे का अलहदा से बता दिया गया कि आप स्टैंड अप हो जाएं। तो स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी में फ़र्क रखना है। और इन तमाम कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। जो कि मैं नहीं बोलता, एक्ट ही बताता है। बॉडी कॉर्पोरेट की यहाँ डेफिनेशन होगी, मैं ज़रा उसको पहले एलेबोरेट कर दूं। ये कंपनी एक्ट ने डेफिनेशन बताई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई। कंपनी एक्ट में है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, शामिल है। बॉडी कॉर्पोरेट में नंबर 1 कहता है जी वो कंपनी शामिल है जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो अंडर द एक्ट और लॉ, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी होगी। और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि फॉरेन कंपनी होगी। और स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट लॉ किससे रिलेट है? इन सारी कंपनी से। और कंपनी लॉ किससे रिलेटेड है? ओनली 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 एंड वन एंड ओनली किससे? रजिस्टर्ड कंपनी से। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने तकसीम कर दिया हमारी जितनी भी कंपनीज थी। देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, याद रखना है मेंबर्स लाइबिलिटी। कंपनी की लाइबिलिटी, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। याद रखना है कि कंपनी जो बनती है वो एक आर्टिफिशियल, ये बात नोट करें, अपने पास लिखें। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी इसके तमाम राइट्स पर्सन वाले हैं। ये किसी पे केस कर भी सकती है, इस पे केस हो भी सकता है। जैसे एक पर्सन डीलिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है, वैसे ही ये इंटर हो सकती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। इसके मेंबर्स जो हैं वो अलग हैं। कंपनी की लाइबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कंपनी की लाइबिलिटी याद रखना। कंपनी ने अगर किसी का 5 लाख देना है ना, तो कंपनी ने ये पूरा 5 लाख देना है। कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अगर 500,000 है तो ये इसकी होल लाइबिलिटी है। मेंबर्स, ओनर्स कंपनी के अलग होंगे, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट विल, जो कि कंपनी एक्ट 2017 ने क्रिएट किया या पुराने कंपनी लॉ में। अब हम कंपनीज को बच्चों पढ़ने लगे हैं मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेस के ऊपर। पहले हमने कंपनीज को देखा कि इनकी रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा देखो इनको ये कितनी किस्म की हैं। अब इनके जो ओनरशिप में हैं, अब जो इनकी ओनरशिप में हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी की बुनियाद पर ये कंपनी कितनी किस्म की है। मेंबर्स की लाइबिलिटी की बुनियाद पर कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ये सारी की सारी कंपनीज जो कि मैंने पीछे भी डेफिनेशन आपको ये पढ़ाई और ये वाली डेफिनेशन भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 2 में मौजूद हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं आपको वहां से ये सारी चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 2 वर्ड लिखें अपने पास, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो वर्ड लिख लें अपने पास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये दोनों एक लीगल डॉक्यूमेंट हैं। कोई भी कंपनी होगी दुनिया के किसी भी कोने में होगी, उसके ये दो डॉक्यूमेंट बाय लॉ होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए आप सोच लें कि यार ये कोई रजिस्ट्रेशन की के लिए ना एक लाजमी डॉक्यूमेंट है। अभी के लिए आप सोच लें, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन हम वो पहले वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज़ करेंगे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी कंपनी से एक्ट के थ्रू ही होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कंपनी एक्ट ने गिवन किया हुआ है। अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए सोच लें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है फॉर कंपनी के लिए, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए। मैंने दोनों को एक्सप्लेन हरगिज नहीं किया, लेकिन रेफरेंस दिया अभी, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं खुद बनाऊंगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जब वो बनने लगी, ऐसी हर वो कंपनी जब वो बनने लगी तो उसमें जो मेंबर थे ना, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिख दिया कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी ना, जब ये कंपनी खत्म होगी, जब ये कंपनी जो बनने लगी है ये वाइंड अप होगी, ये खत्म होगी, तो इन दैट केस जब ये वाइंड अप होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ गारंटी देता हूं, मैं एक अंडरटेकिंग देता हूं, मैं एक हल्फिया बयान देता हूं कि मैं जब ये वाइंड अप होगी, लेट्स सपोज 1 लाख कंट्रीब्यूट करूंगा, 1 लाख कंपनी को दूंगा। तो इसका मतलब ये जो मेंबर मिस्टर अहमद था, ये ऐसी कंपनी बनाने में मुलविस है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसने एक हल्फिया बयान लिख दिया, एक कसम उठा ली कि जब ये कंपनी चलेगी तो मुझे कोई बंदा नहीं पूछेगा कि मिस्टर अहमद लाओ अपना 1 लाख रुपया, ठीक है। इजी वर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ। जब ये कंपनी जिंदा होगी, चल रही होगी ना, तो मिस्टर अहमद को कोई कुछ नहीं करेगा कि मिस्टर अहमद लेके आओ 1 लाख रुपया, क्योंकि इसने MOA में, एक लीगल डॉक्यूमेंट में एक अंडरटेकिंग जो है वो साइन की है कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी, जब ये कंपनी ख़त्म होने पे आएगी, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, इसके अफेयर वाइंडिंग अप के चल रहे होंगे, तब मैं इस कंपनी में 1 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो इसका मतलब अहमद किसके लिए लायबल है? एक किसी लिमिटेड अमाउंट के लिए लायबल है। और लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब ये कंपनी वाइंड अप होगी। तो ऐसी हर किसी कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बात समझ में आ गई आपको? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है कि हर मेंबर्स जो होते हैं इस कंपनी में, वो हर मेंबर अपनी एक गारंटी पेश करता है, हर मेंबर एक अंडरटेकिंग साइन करता है कि इन केस ऑफ वाइंड अप, अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो मैं इस कंपनी में लायबल हूं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के लिए। इन दैट केस अहमद से सिर्फ 1 लाख ही रिकवर किया जाएगा, ठीक है। अप टू 1 लाख जो है वो इससे अहमद से रिकवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिस्टर अहमद एक ऑनर है, एक मेंबर है, लेकिन इसकी लायबिलिटी लिमिट है, इसलिए इसको बोल दिया गया लिमिटेड बाय गारंटी। और ऐसी कंपनीज जो होती हैं ये अपने नाम के साथ ये वर्ड लिखती हैं, ये देखो ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, द चनाब क्लब गारंटी लिमिटेड। इसका मतलब ये कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इसके मेंबर्स जो थे उन्होंने एक अंडरटेकिंग साइन करके जमा करा दी थी कि जब ये कभी खत्म हुआ तो हम तब कंट्रीब्यूट करेंगे।
वो कंट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो वाइंड अप कैसे होती है, मेंबर्स कहाँ चले जाते हैं, ये सारी बातें हमने बच्चों भी पढ़नी है। सिर्फ फिलहाल अभी के लिए यही आपने सोचना है, यही मुझसे पूछना है कि गारंटी लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ना सर, वो लिमिट होती है, वो गारंटी होती है, उसके पीछे एक कसम होती है, उसके पीछे एक अंडरटेकिंग होती है, उसके पीछे एक हल्फिया बयान होता है कि सचमुच हम जब ये कंपनी वाइंड अप होगी तब हमसे आके पैसे रिकवर कर लेना। वो पैसे कैसे रिकवर करने हैं सर, वो कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, ये हम जाके पढ़ेंगे वाइंडिंग अप में। अभी मुझसे ये ऐसा क्वेश्चन ना करना, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिट होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है, और वो लिमिट कब कहाँ तक होती है, जितनी वो कसम उठा ले, जितनी वो हल्फिया बयान में लिख दे, जितनी वो गारंटी दे दे, ठीक है, जितना आपस में ये तय कर लें, इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। सर लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? अब एक ऐसी कंपनी, जिसमें जिसमें मेंबर्स जो होते हैं, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो शेयर्स परचेज करते हैं, और एक शेयर की वैल्यू है 1000। मिस्टर अली ने 1000 शेयर परचेज किए, सॉरी 1000 का शेयर है, इसने 5 शेयर परचेज कर लिए, तो इसकी लायबिलिटी कंपनी की तरफ कितनी बन गई? 5000। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है, फिर ये डेफिनेशन क्लियर होगी। ऐसी कंपनी जिसके मिस्टर अली ने शेयर्स परचेज किए, शेयर की वैल्यू है 1000 पर शेयर, इसने 5 शेयर परचेज किए, तो कंपनी ने इससे मांग लिए 5000। अगर अली ने बच्चों ये 5000 कंपनी को पे कर दिया ना, तो अली जो है इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अगर कंपनी वाइंड अप भी हो गई तो अली से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अली ने जितनी इसकी कंट्रीब्यूशन बनती थी शेयर्स में, टोटल कंपनी को पैसा अदा कर दिया। समझ आई बात? पहली बात मैंने की कि शेयर परचेज किए अली ने, 1000 का एक शेयर है, 5 शेयर परचेज कर लिए, कंपनी ने इससे 5000 मांगा, इसने फौरन से 5000 पे कर दिया। तो अगर अब कंपनी वाइंड अप हो गई ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी, अली को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसकी लायबिलिटी लिमिट थी टू द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी के पास है। हाँ, अगर अब गौर से सुनना, अगर इससे कंपनी ने 5000 मांगा, अली ने कहा अभी सिर्फ 3000 रुपया है, 3000 ले लो, बाकी मैं बाद में पे कर दूंगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की कंपनी एक्ट ने डेफिनेशन की कि ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कर देता है मेमोरेंडम अप टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड। जब कंपनी ये वाइंड अप होगी ना, तो देखो अली ने 2000 अदा नहीं किया, तो अली से 2000 मांगा जाएगा अप टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड। जो अनपेड रह जाएगी ना लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो कहता है जी ऐसे मेंबर से वो जो अनपेड अमाउंट है वो क्लेम की जाएगी। इसी तरह अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनीज जिसमें जो इनके ऑनर्स होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो, कि जब कंपनी वाइंड अप हुई और कंपनी की लायबिलिटी है कि उसने 50 मिलियन पे करना है टू द आउटसाइड पब्लिक, तो वो सारे का सारा पैसा मेंबर्स से रिकवर किया जाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी, और पाकिस्तान में रेयर, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं ये, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई काम ऐसा हो जिसमें अनलिमिटेड
लाइबिलिटी अराइज हो जिसमें पर्सनल एसेट्स तक जो हैं वो लिक्विडेट हो जाएं, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएं। तो पाकिस्तान में बिल्कुल रेयर एग्जांपल मिलती हैं। अब लॉ ने इनको कैसे डिफाइन किया वो मैं आपके सामने पेश करूंगा जी। लिमिटेड बाय शेयर, देखें ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की तादाद, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो है लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो लाइबिलिटी को लिमिट कर देता है टू द एक्सटेंट, उस अमाउंट तक, इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स। कहता है जी इस वाली कंपनी में जो मेंबर की लाइबिलिटी होगी ना वो उतनी होगी जितनी इसने अगर अनपेड रखी है। अगर ये फुली पेड शेयर्स हैं तो इसकी लाइबिलिटी खत्म। हाँ, अगर पार्शली पेड शेयर्स हैं तो इसकी लाइबिलिटी, ये देखना फिर इसके लिए ये वर्डिंग है, इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, लाइबिलिटी होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। तो ये लिमिटेड बाय शेयर थी। लिमिटेड बाय गारंटी को एक्ट ने कैसे डिफाइन किया? कहता जी ऐसी कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, इन ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर देता है मेमोरेंडम। किस अमाउंट तक? टू सच अमाउंट एज द मेंबर में, उस अमाउंट तक जहां तक मेंबर में का मतलब इनकी मर्जी होती है, रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेकन, जहां तक इन्होंने एक खुद से अंडरटेकिंग दी होती है, टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि हाँ हम अंडरटेकिंग देते हैं, हाँ हम गारंटी देते हैं, हाँ हम हल्फिया बयान उठाते हैं कि हम कंपनी के कैश में इंट्रोड्यूस करेंगे, कंपनी के एसेट में हिस्सा डालेंगे इन इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप। ठीक है, ये समझ आ जानी चाहिए गारंटी लिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है इसके मेंबर्स की। तो हमने यहाँ तक किया मेंबर्स की लाइबिलिटी को डिस्कस किया। अब मेरे ख्याल से 5:40 है, लेकिन मेरे पास अभी और भी मौजूद है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स और कंपनी कंट्रोल। ये अब हम होपफुली नेक्स्ट करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है मैं माइक ओपन करता हूँ। हरी अब जल्दी करना है क्वेश्चन। जी फातिहा से, जी फातिहा। जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। था कि हम पढ़ रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2017 है और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, तो एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है? एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है ये भी बताना है आप लोगों को। अच्छा, हल्का सा एक डिफरेंस है कि दोनों जो है ना स्टैच्यू होते हैं, दोनों लॉ होते हैं। एक्ट जो है एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू आता है जिसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं वहाँ से अप्रूव होता है, फिर प्रेसिडेंट है वो भी अप्रूव करता है। लेकिन जब ऑर्डिनेंस जो है ये उस वक्त अप्रूव होता है, ये एक ऐसा लॉ होता है जो इम्प्लीमेंट होता है, जो जिसको पास करता है प्रेसिडेंट। ये उस वक्त होता है जब पार्लियामेंट अपनी जो है रेगुलर सेशन में ना हो, लेकिन ऐसे ऑर्डिनेंस को प्रेजेंट करना पड़ता है कुछ डेज के अंदर पार्लियामेंट के सामने। तो ये दोनों कानून साजी के तरीकाकार हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट पास करेगा और जो एक्ट है वो प्रॉपर जो है लेजिस्लेशन के थ्रू पास होगा पार्लियामेंट से। हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू। नजम मैं आपको कल के लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ऑर्डिनेंस क्या है, एक्ट क्या है, रेगुलेशन क्या है, रूल्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। जी नजम। जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। वो जो कॉर्पोरेशन बॉडीज का आपने समझाया कंपनीज का, वो ठीक मैं है, आपको बताऊंगा। अब ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ये स्पेशल आपके लिए था। थैंक यू सर, थैंक यू। अली खान, अली खान। अच्छा जी, दानियाल तारिक। सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। वो ग्रुप जो बना था व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर सिर्फ एडमिन्स के मैसेजेस अलाउड है, तो अगर बंदे का बाद में पढ़ के वो क्वेश्चन हो तो उसका क्या करे? वो क्लास में अगले दिन आके मुझसे पूछे। ठीक है,
और क्लास में मैंने पहले भी मैसेज मैं करता रहा हूँ, मेरा एक क्वेरी थी लेकिन वो आपने रिप्लाई नहीं किया। माइनर अच्छा की एज तो मैंने जब पढ़ी थी अब 18, ऐसा, जी जी, माइनर की एज 18 थी पार्टनरशिप में आई थिंक, तो जब मैंने पढ़ी थी। चलो ये कंफर्म कर देंगे, ठीक है, कोई हाँ, और मसला। वो आपने सर क्वेश्चन अभी जाके रीड ही नहीं किया अभी तक वो तो। और यार वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए थे, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज से जब क्लास स्टार्ट होगी ना तो पहले 10 मिनट हम जी वेट कर रहे होते हैं बाकी कैंडिडेट्स आ जाएं, तो वो हाँ 10 मिनट आपसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। वो 10 मिनट में माइक ओपन करूंगा, जिसका क्वेश्चन होगा ना फिर वो जल्दी से आएगा। वो दस चलें मिनट ठीक, रखूंगा कि आपको कोई मसला है तो आप उसमें से पूछ सकें। चलें ठीक है। वजाहत। सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये फ़ॉरेन कंपनी जो है ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होती, तो जी पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए इसको किसी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी या ये वैसे ही बिज़नेस नहीं कर नहीं लेगी? नहीं नहीं नहीं, जब फॉरेन कंपनी के ऑपरेशंस पड़ेंगे ना वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जब ये पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो विद इन 30 डेज इसको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, सर इसको एक कुछ रिपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट है। जी सर एक और क्वेश्चन ये है कि अनलिमिटेड कंपनी जो है, तो इसमें जो अगर जी कंपनी को जी कोई लॉस होता है तो ये कंपनी के मेंबर्स ही लॉस को रिकवर करेगी? जी, यही सेंस है। ठीक है सर। जी सर एक और क्वेश्चन है कि ये जी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जी, पोर्टल पे? ये अवेलेबल हैं, ये आपके पोर्टल पे कल का लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अली खान, हरी अप, क्लास का टाइम जो है एक्सीड हो रहा है। अली खान, सर मैंने वो हैंड ओवर कर लिया था, लेकिन सर ये भी आप कब अच्छा अपलोड अच्छा, कर देंगे स्लाइड्स? ये स्लाइड तो अभी मिल जाएगी, लेकिन जो आपको वो मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग आपकी एक दिन बाद यस, मिलेगी। तो लेक्चर की ये वो स्लाइड एक दिन मैं बाद भेजने होगी। लगा हूँ आपको। यस चलें ठीक है जी, होपफुली अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ वो नेक्स्ट क्लास में पहले 10 मिनट में अलाउ करूँगा, आपसे बात करेंगे और फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और क्लास एंड जब होगी फिर जो है 10 मिनट अलाउ करूँगा, फिर उसमें बात करेंगे। चलें ठीक है जी, होपफुली सबको ओके। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। रिमेनिंग जो टाइप्स रह गई हैं एक बार मैं वो सिर्फ दिखा दूं, फिर ये क्लास ऑफ का डीपली पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारा कंपनी एक्ट जो है वो स्मूथ लाइन में चलेगा, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा अच्छा लेवल आपका क्रिएट होने वाला है। तो इसके बाद ये दो टाइप्स रह जाएंगी, ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। एडमन जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को।